गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संगम युग का सामाजिक और धार्मिक जीवन। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसके अंदर हम लोगों ने पहले संगम युग क्या था, कैसे क्या था, उसके बारे में जाना। संगम युग के अंदर कौन कौन से राजवंश रहे, उन तीनों राजवंशों चेर, चोल और पांड्य के बारे में जाना। फिर उनके बाद उनकी का प्रशासन किस तरीके से था और उनका आर्थिक जीवन किस तरीके से था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब हम बात करेंगे संगम युग का सामाजिक और धार्मिक जीवन किस तरह से था। तो उसमें पहले हम बात करते हैं संगम युग के सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, यद्यपि संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृतियों का पूर्ण सम्मिश्रण हो चुका था, फिर भी तमिल प्रदेशों में आर्यों की चातुर्वर्ण व्यवस्था मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी थी। तमिल साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर वी.एस. भार्गव ने लिखा है कि तमिलों में सामाजिक जीवन का स्तर भूमि पर निर्भर था, इसीलिए उन्होंने भूमि को 5 भागों में विभाजित कर रखा था। वन और उसके आसपास की भूमि मूल्य यही कहलाती थी। इस भूमि के निवासी अयार कहलाते थे। दूसरी श्रेणी की भूमि पहाड़ों और उसके आसपास की भूमि थी, जिसे कुरंजी पुकारा जाता था, और इस क्षेत्र के निवासियों को कुरवास कहकर पुकारा जाता था। तीसरी श्रेणी की भूमि मरुदम थी और यहाँ के निवासी बेलारस कहलाते थे। बेलारस क्या थे वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो वाले किसान जो खुद खेती नहीं करके दूसरे लोगों से खेती करवाया करते थे। चौथी श्रेणी की भूमि थी जो समुद्र तट के जो भूमि थी वह समुद्र तट कहलाती थी और इस क्षेत्र के निवासियों को मिनावर कहकर पुकारा जाता था। और 5वां रेतीला भूभाग था और यहाँ के निवासियों को मोरावर कहकर पुकारा जाता था। संगम समाज को सुविधा की दृष्टि से हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 5 वर्गों में, जिसमें पहला वर्ग है ब्राह्मण, दूसरा है आरासार, तीसरा वनीगर, चौथा वल्लाल और 5वां वेल्लार। ठीक है, बात करते हैं पहले वर्ग की, जो कि है ब्राह्मण। समाज में ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। राजदरबार में इनका पर्याप्त सम्मान था। इनका मुख्य काम वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान, पूजा पाठ और अध्ययन अध्यापन था। उन्हें राजाओं तथा संपन्न लोगों से पर्याप्त दान दक्षिणा मिला करती थी। यह जाति जनेऊ धारण करती थी और कमंडल में पवित्र जल लेकर चलती थी। इनके सोने और बैठने के लिए लकड़ी की चौकी तथा तख्त हुआ करते थे। इनका जीवन नैतिकतापूर्ण था। इस जाति को अंडा नार कहा जाता था। क्या कहा जाता था ब्राह्मणों को उस टाइम पे? अंडा नार। दूसरे है आरासार। राज परिवार से जुड़े लोग इस वर्ग से संबंधित थे और राजनीतिक दृष्टि से समाज में इनका विशेष महत्व था। उत्तर भारत को क्षत्रिय जाति के समान इस जाति के लोग मुकुट और माला धारण करते थे। रथ, घोड़े और हाथी पर ये हमेशा बैठकर निकलते थे। उस समय इनके हाथ में तलवार होती थी। इनका मुख्य कार्य जनता की आंतरिक और बाह्य शत्रु से रक्षा करना होता था। तीसरा है वनीगर। यह व्यापारी वर्ग होता था। तमिल प्रदेश का आंतरिक और बाह्य व्यापार का संचालन यही वर्ग करता था और यह आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न वर्ग था। चौथा है वल्लाल। अभिजातीय वर्ग के भूस्वामियों को वल्लाल अथवा ओरारंडोर कहा जाता था। संपन्न वल्लाल लोगों को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता
राज परिवारों के साथ इनके वैवाहिक संबंध होते थे। सेना के उच्च पदों पर भी इन्हें ही नियुक्त किया जाता था। और पांचवा है वेलार या मजदूर अथवा कृषक वर्ग। भूमिहीन तथा निम्न श्रेणी के किसान मजदूर वर्ग को वेलार अथवा पिनोर कहा जाता था। इस वर्ग के लोग संपन्न किसानों के खेतों पर मजदूरी करके अथवा अन्य प्रकार के कार्य करके जीवन यापन करते थे। एक समकालीन कवि पुरुनारू की कविता में तुडियन, पाडन, पडयन तथा वडम्बन इन 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये वर्ग केवल कर्म से संबंधित थे। वस्तुतः तमिल समाज में वर्गों अथवा जाति व्यवस्था का उद्भव व्यवसाय के आधार पर हुआ था। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। कालांतर में उपयुक्त जातियां विभिन्न उपजातियों के मध्य बट गई थी, जैसे कि नमक का व्यवसाय करने वाली जाति उमानार और धोबी को वनार, कुम्हारों को कुयवार और लोहारों को कोलार, बढ़ई को थ्रेचर कहकर पुकारा जाता था। ये व्यावसायिक जातियां कालांतर में वंश परंपरागत बन गई। संगम काल में उपयुक्त व्यावसायिक जातियों को शूद्र नहीं समझा जाता था और इन जातियों में विवाह के लिए अंतरजातीय बंधन नहीं थे, परंतु समय के साथ साथ ये बंधन भी अस्तित्व में आ गए और इन जातियों में भी एक दूसरी जाति से श्रेष्ठता की भावना भी विकसित होने लग गई थी। संगम युग में दास प्रथा भी प्रचलित थी। सामान्यतः युद्ध के समय पकड़े गए शत्रु पक्ष के लोगों को दास बना लिया जाता था। इन लोगों को सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगाया जाता था। दास लोगों की पहचान के लिए उनके शरीर पर एक खास चिन्ह अंकित कर दिया जाता था। उस युग में दासों के क्रय विक्रय के लिए नियमित बाजार हुआ करते थे। दासों के साथ सामान्यतः उदार व्यवहार किया जाता था। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में। तमिल समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इस बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। कवियों की रचनाओं में जो साक्ष्य मिलते हैं उनमें भी विरोधाभास है। एक पक्ष के अनुसार प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक और घर के आंतरिक व्यवस्था में वे काफ़ी स्वतंत्र थी, तो दूसरे पक्ष के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें न तो संपत्ति का अधिकार था और न उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार ही किया जाता था। फिर भी उन्हें एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता था। वे खुलेआम नदियों और तालाब में स्नान करती थी, खेतों में काम करती थी और व्यापार में भी अपने पुरुषों को सहयोग देती थी। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, विशेषकर संगीत और नृत्य की। कई महिलाएं काव्य सृजन भी करती थी। अवियार उस युग की एक विख्यात विदुषी महिला थी। क्या नाम है? अवियार। तो संगम काल की विदुषी महिलाओं में किसका नाम आता है? अवियार। और यह एक श्रेष्ठ कवित्री थी। नचलेमिर भी एक अच्छी कवित्री थी। नचेलेमिर भी एक अच्छी कवित्री थी। तो अवियार और नचेलिमिर, अगर पूछा जाए संगम काल की विदुषी महिलाएं कौन सी थी, तो अवियार और नचेलिमिर। संगमकालीन समाज में गणिकाओं एवं नर्तिकाओं के रूप में परित्यार एवं कनिगेचर का उल्लेख मिलता है। ये वेश्यावृत्ति द्वारा जीवन यापन करती थी। समाज में उनको निम्न स्थान प्राप्त था। अब हम बात करते हैं संगमकालीन समाज के अंदर विवाह की। वैदिक साहित्य के धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, परंतु सामान्यतः 2 प्रकार के विवाह ही होते थे। एक माता पिता की अनुमति के बिना प्रेम विवाह, जिसे कलावू कहा जाता था। माता पिता की अनुमति के बिना जो प्रेम विवाह होता था उसे क्या कहा जाता था? कलावू। इसमें धार्मिक परंपराओं का
अनुसरण किए बगैर पुरुष और स्त्री विवाह कर लेते थे। ऐसे विवाह समाज में निंदनीय समझे जाते थे। दूसरा, माता पिता द्वारा तय किए गए संबंध वाला विवाह, जिसे कारपू कहा जाता था। क्या कहते थे? कारपू। इसमें विशाल पैमाने पर धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष को वधू की कीमत चुकानी पड़ती थी। तमिल समाज में बाल विवाह का कोई प्रचलन हमें नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं सती प्रथा। तमिल साहित्य से पता चलता है कि समाज में सती प्रथा लोकप्रिय थी फिर भी सती प्रथा को न तो प्रोत्साहित किया जाता था और न किसी स्त्री को जोर जबरदस्ती सती होने के लिए बाध्य ही किया जाता था या विवश किया जाता था। संगम काल के कवियों ने स्वेच्छा से सती होने वाली स्त्रियों की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी हैं, परंतु जो स्त्री सती नहीं हो पाती थी उसे दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बाल मुंडवा लेने पड़ते थे तथा आभूषणों का त्याग करना पड़ता था। उसका भोजन बड़ा सादा होता था, जिसमें हरी सब्जियां तक नहीं होती थी। उसे सामान्यतः भूमि पर ही शयन करना पड़ता था। विधवाओं के दयनीय जीवन के कारण ही समाज में सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। अब हम बात करते हैं संगम काल के आवास, खानपान, वेशभूषा और श्रृंगार के बारे में। आवास। संगम काल के संपन्न लोगों के आवास ईंट और चूनों के बने होते थे। अनेक घर 2 मंजिलों होते थे। बड़े मकान कई कमरों के होते थे। कुछ श्रेणी के मकानों पर धातु की प्लेटें की छतें डाली जाती थी। घरों की दीवारों पर देवताओं तथा पक्षियों के सुंदर चित्र चित्रित किए जाते थे। घरों के आगे विशाल अहाते होते थे जिनमें उद्यान होते थे और मन को आकर्षित करने वाली विविध वस्तुओं से उद्यानों को सजाया जाता था, जैसे फव्वारे, कृत्रिम टीले, झरने आदि। राजाओं के महल शास्त्रों द्वारा इंगित नियमों के द्वारा बनाए जाते थे। द्वार मजबूत लकड़ी अथवा धातु के होते थे जिस पर लाल रंग पुता होता था। संगम युग की सभ्यता में एक अनोखी विशेषता यह थी कि लोगों के मकान गर्मी और सर्दी के मौसम के लिए अलग अलग हुआ करते थे। मकानों में फर्नीचर की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती थी। संपन्न लोगों के मकान में पलंग पर सूत का गद्दा बनाया जाता था, परंतु निर्धन लोगों को झोपड़ियों से काम चलाना पड़ता था। सामान्य लोगों के मकान कच्ची मिट्टी के होते थे और उस पर घास फूस की छत डाली जाती थी। फर्श कच्चे होते थे जिनको गोबर से लीपा जाता था। उन लोगों को सोने के लिए घास फूल और फूल के बिस्तर ही हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम लोग खान पान की। संगम युगीन समाज में चावल का अधिक प्रयोग किया जाता था। ज्वार बाजरा भी खाया जाता था। मांसाहार का प्रचलन भी अधिक था। मांस के विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। समूचे पकाए गए जानवरों का मांस, सूअर का मांस और कछुआ का मांस और विशेषकर प्रकार की मछलियों का मांस बड़े चाव से खाया जाता था। चावल दुग्ध मिश्रित सांभर भी अधिक पसंद किया जाता था। लोग मदिरापान भी करते थे। संगम साहित्य में मुन्नेर नामक एक मादक पेय का उल्लेख मिलता है, जिसे नारियल के दूध, ताड़ के रस और गन्ने के रस के सम्मिश्रण से बनाया जाता था। स्त्रियां भी मदिरापान किया करती थी। उस युग में ताड़ी पीने का भी प्रचलन था, जिसे कभी कभी बांस के पीपों में बंद कर जमीन में गाड़कर पकाकर पिया जाता था। इस प्रकार की ताड़ी अधिक मादक बन जाती थी। विदेशी शराब भी उपलब्ध थी और शायद तंबाकू पीने का प्रचलन भी था। संगम काल में के खानपान की एक विशेषता चूने और सुपारी के साथ पान चबाने की आदत का विकास था। स्त्री और पुरुष दोनों में पान खाने का प्रचलन था।
अब बात करते हैं वेशभूषा एवं श्रृंगार की। संगम काल में सूती एवं रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। निर्धन लोग तन ढकने के लिए खजूर अथवा नारियल के पत्तियों का उपयोग करते थे। सामान्यतः दो वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, एक कमर के नीचे का अंग ढकने के लिए और दूसरा कंधे से नाभि तक। स्त्रियां आजकल की साड़ी के समान एक लंबे वस्त्र का प्रयोग करती थी। संपन्न लोग सिर पर पगड़ी अथवा साफा बांधते थे। पशुओं के चर्म से जूते बनाए जाते थे। स्त्रियां जूतों का प्रयोग करती थी अथवा नहीं, इस बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्त्रियों को केश विन्यास का काफ़ी शौक था। वे अपनी वेणी में फूलों और मोर पंखों का प्रयोग करती थी। कई लोग लंबे बाल रखने के शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। आभूषण सोने, मोती, हीरे, मणि और कौड़ी के बने होते थे। सुगंधित इत्र और तेल का प्रयोग भी किया जाता था। अब हम बात करते हैं उनके मनोरंजन, मृतक संस्कार, कला और साहित्य के। मनोरंजन। तमिल लोग विविध प्रकार से अपना मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि शासक लोग तथा संपन्न लोग कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन एवं नृत्यों का भी आयोजन किया करते थे। ऐसे अवसरों पर कवियों, संगीतकारों एवं नर्तकियों को पारितोषिक दिया जाता था। आरूपदाई नामक महाकाव्य से पता चलता है कि पारितोषिक में क्या क्या वस्तुएं दी जाती थी। करीवला नामक शासक ने अपने दरबारी कवि को एक सम्मेलन में 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। प्राय प्रत्येक राजा के दरबार में गायक और नर्तकियां मौजूद रहती थी। मनोरंजन के अन्य साधनों में समुद्री तरंगों के साथ खिलवाड़, बालों के घरुंदे बनाना, मुष्टि युद्ध, मल्लयुद्ध, शिकार, पाशों का खेल, गोलियों का खेल, सैर सपाटा आदि मुख्य थे। खेलों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय भी थे, जिन्हें मुरुंग कलारी कहा जाता था। गायकों और नर्तकों के दल भी हुआ करते थे, जो अक्षरों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर घूमते रहते थे। संगम साहित्य से विविध वाद्य शास्त्रों की जानकारी मिलती है। वाद्य यंत्रों में कई प्रकार के ढोल और याल, जो कि वीणा से मिलता जुलता एक यंत्र था, सम्मिलित थे। बांसुरी का भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियों व पुरुषों का सामूहिक नृत्य भी प्रचलित था। पुरुष व स्त्रियां दोनों ही कविताओं की रचना व पाठ किया करते थे। अब हम बात करते हैं संगम काल के मृतक संस्कार किस तरह से हुआ करता था। संगम काल में मृतक संबंधी संस्कार की दो विधियां मिलती हैं, एक दाह संस्कार और दूसरी दफनाना। किसी भी परिवार के लिए हमेशा के लिए एक ही विधि को अपनाना अनिवार्य था। सुविधा अनुसार किसी भी विधि के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। मृतक व्यक्ति को दफनाते समय उसकी विधवा दूब पर चावल का लड्डू रखकर उसको अर्पित करती थी। संपन्न लोग अपने मृतक परिजनों के सम्मान में विभिन्न आकार की ईंटों की समाधियां भी बनवाया करते थे। अब बात करते हैं हम लोग कला और साहित्य की। संगमकालीन नृत्य एवं संगीत कला के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। अब क्योंकि करिकाल के शासन काल में कला के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई थी। करिकाल कौन था? चोल वंश का शासक था, प्रसिद्ध शासक। वह स्वयं 7 कलाओं का पारखी था। कौन? करिकाल 7 कलाओं का पारखी था। इस युग में चित्रकला की भी पर्याप्त उन्नति हुई थी। मकानों की दीवारों पर देवी देवताओं तथा पशुओं के सुंदर चित्रों का अंकन किया जाता था।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम काल की अधिकांश रचनाएं नष्ट हो चुकी थी, परंतु तृतीय संगम के अंतिम काल की अनेक रचनाओं को पुनः तैयार किया गया था। तमिल भाषा का व्याकरण तो ईसा मसीह से 1 शताब्दी पूर्व संभवतः द्वितीय संगम काल में ही तैयार हो गया था। संगमकालीन साहित्य में सबसे अधिक सम्मानित ग्रंथ तिरुक्कुरल है, जिसकी रचना विश्वविख्यात विद्वान तिरुवल्लुवर ने की थी। इसके अलावा बाद की रचनाओं में इलांगुकृत, शिल्पादिकम और कुलवानंगम साटन कृत, मणिमेकलाई तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं संगम काल के धार्मिक जीवन की, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला है वैदिक धर्म का प्रभाव। संगम युग के धर्म पर वैदिक ब्राह्मण धर्म का पर्याप्त प्रभाव था। उत्तर भारत की अनेक पौराणिक कहानियों तथा सामाजिक प्रथाओं में अभिव्यक्त विचार संगम युग के धार्मिक जीवन के अंग बन चुके थे। तमिल राज्यों के आर्यीकरण के पहले से ही विद्यमान धर्म का वैदिक धर्म के साथ इतना अधिक सम्मिश्रण हो चुका था कि इस युग में उन्हें सर्वथा अलग अलग करके पहचानना संभव नहीं था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार तमिल देश में वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता का प्रचार एवं प्रसार था। दूसरा जो इसमें टॉपिक है वह है बहुदेववाद। संगम युग के तमिल बहुदेववादी थे। वह अनेकों देवी देवताओं की पूजा उपासना किया करते थे। मुरुगन या सुब्रमण्य उनका एक प्रमुख देवता था और तमिल कविताओं में उसके संबंध में विविध उपाख्यानों पर चर्चा मिलती है। नवयुवतियों तथा महिलाओं में वे कामोदक तथा वासना का उद्दीपक माना जाता था। शिव के कई रूपों की पूजा की जाती थी। दक्षिण में शिव और पांड्य राजा की पुत्री मीनाक्षी के विवाह की एक दंत कथा भी प्रचलित थी। इंद्र की भी पूजा की जाती थी। उसकी आराधना के लिए प्रतिवर्ष कावेरी के तट पर मेले आयोजित किए जाते थे। कालांतर में हिंदू धर्म के अन्य देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, बलराम तथा कृष्ण की भी पूजा की जाने लगी। मणिमेकले में उल्लेखित सरस्वती मंदिर के आधार पर स्पष्ट है कि वे लोग किसी न किसी रूप में सरस्वती जी की भी पूजा करते थे। वैदिक प्रभाव में यज्ञ आदि भी किए जाते थे। यज्ञों के समय पशुओं की बलि देने की परंपरा थी। इस युग में कर्म का सिद्धांत भी प्रचलित था। संगमकालीन रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस युग में वैष्णव तथा शैव भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था। अगस्त्य, कौंडिन्य आदि ऋषियों का दक्षिण के धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वैदिक युग के कई यज्ञों तथा कर्मकांडों का रूप ज्यों का त्यों बना रहा। कुछ अन्य धार्मिक कृत्यों एवं उपासना पद्धतियों को स्थानीय तत्वों का सम्मिश्रण करके जीवित रखा गया। स्त्रियां एवं पुरुष तुलसी की पूजा करते थे और सायकाल में नियमित रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे। उन लोगों का पुनर्जन्म में अटूट विश्वास था और वे मानते थे कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करने चाहिए। तमिल राजाओं ने भी ब्राह्मण धर्म को पर्याप्त संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अति प्राचीन काल में संगम युग की सभ्यता एवं संस्कृति ने भारत की मिलीजुली संस्कृति का विकास करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है। तो इस तरह से ये इस वीडियो के अंदर हमारा पूरा संगम काल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।